सुर्खियों के बाद वेकअप जिंदगी में अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी में बीजेपी ने सरकार बनने से पहले जिन वादों का जमकर प्रचार किया था, अब उन वादों का सहारा लिए जनता नई सरकार की तरफ देख रही है। लेकिन शपथ ग्रहण के 2 दिन बाद भी मंत्रियों का विभाग तय नहीं हो पाया है, जिसको लेकर सीएम आदित्यनाथ योगी पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से सलाह मशवरा करने पहुंचे। इस दौरान योगी ने 16वीं लोकसभा से इस्तीफा देने से पहले अपने आखिरी भाषण में संसद में कहा कि यूपी में अब बहुत कुछ बदलने वाला है और अब यूपी पीएम मोदी के सपनों का राज्य बनेगा। यूपी के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद आदित्यनाथ योगी पहली बार दिल्ली पहुंचे। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इसके बाद योगी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से मिलने भी पहुंचे। कयास लगाया जा रहा है कि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा उनके लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और यही कारण है कि योगी ने दोनों नेताओं से मुलाकात की। बाद में यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी लोकसभा पहुंचे और सदन की कार्रवाई में भी हिस्सा लिया। संसद में बोलते हुए आदित्यनाथ योगी ने कहा कि यूपी में उनकी सरकार के आने के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। मैं पूरे सदन को आमंत्रित करूंगा कि वह उत्तर प्रदेश में आए और उत्तर प्रदेश में आप देखते रहिए बहुत कुछ बंदी होने जा रही है वहां। आदित्यनाथ योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यूपी अब भ्रष्टाचार, अराजकता और गुंडागर्दी से मुक्त प्रदेश होगा। योगी ने विपक्ष पर उत्तर प्रदेश की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर चुटकी भी ली। आदरणीय राहुल जी से 1 वर्ष छोटा हूं। खड़गे जी, राहुल जी यहां पर सदन में नहीं हैं। मैं उनसे 1 वर्ष छोटा हूं उम्र में, और मुलायम सिंह जी की पार्टी के कोई यहां नहीं है। अखिलेश यादव से 1 वर्ष बड़ा हूं। योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा बेहद व्यस्त रहा। प्रधानमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात के अलावा उन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से भी मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। लोकसभा में अपने विदाई भाषण में आदित्यनाथ योगी ने पुराने दौर को याद किया। उन्होंने बताया कि कैसे गोरखपुर का नाम बदनाम था, लेकिन स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उन्होंने इसे नया मुकाम दिया। योगी ने यूपी के भविष्य को लेकर भी रोडमैप की जानकारी दी। इस सदन में उनके बयान के दौरान कई बार हंसी के मौके भी आए। जो स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, मिला जनादेश स्वतः उन लोगों को जिन लोगों ने विकास और लोक कल्याणकारी योजनाओं पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास किया है, उन लोगों पर एक तमाचा भी है। उत्तर प्रदेश का जनादेश इस बात को साबित करता है। जब मैं पहली बार इस सदन में चुन करके आया था, उस समय जब मेरी उम्र उस समय मात्र 26 वर्ष की थी, मैं बहुत पतला था। जब मैं यहां आता था तो अभी भी कोई बहुत मोटे नहीं है। अभी ठीक वैसा वजन बढ़ा। उस समय गोरखपुर की स्थिति ऐसी थी कि जब मुझे यहां पर उस समय के उर्वरक और रसायन मंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी ने जब मुझे देखा तो मैं गोरखपुर खाद कारखाने के बारे में उनसे चर्चा करने के लिए गया, तो मुझे आधा घंटा घूरते रहे, देखते रहे। उन्होंने कहा आप गोरखपुर से चुन के आए हैं? मैंने कहा जी हाँ। तो मैंने कहा आप सरदार जी ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि मैं एक बार गोरखपुर गया था एक चुनावी सभा को करने के लिए, लेकिन दोनों ओर से बम चलने लगे, मैं भाग गया, तब से मैं गोरखपुर दोबारा नहीं गया। मैं गोरखपुर गया, मैंने गोरखपुर के सभी व्यापारिक संगठनों को, सांस्कृतिक और सामाजिक संगठनों को बिठाया। मैंने कहा भी बाहर हमारे बारे में इस प्रकार का संदेश है, हमें सामूहिक रूप से इस लड़ाई को लड़नी है। 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर 403 दंगे हुए, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। और हम फिर कह सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार की स्थिति हम लोग स्थापित करने में सफल होंगे। कोई संदेह इसमें किसी को नहीं होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में हम विकास का एक ऐसा मॉडल देंगे कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में माताओं और बहनों को अपनी सुरक्षा के लिए कहीं गुहार नहीं करना पड़ेगा। और यह कार्य वहां पर प्रारंभ
आप देखिए अवश्य। और मैं आपको खासतौर पर खड़गे जी, आप तो यहाँ पर नेता के रूप में हैं और हम आपको सादर आमंत्रित करेंगे। मैं पूरे सदन को आमंत्रित करूंगा। वैसे योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद सुस्त पड़ी लखनऊ पुलिस भी सक्रिय हो गई और बीजेपी के चुनावी वादों को लेकर अधिकारी सचेत हो गए हैं। इसी का नतीजा रहा कि पुलिस अब मंचलों को पकड़ने के लिए सड़कों पर उतर आई है। इसी कड़ी में लखनऊ के कोतवाली हजरतगंज इलाके में एक नामचीन कॉलेज के पास पुलिस ने एंटी रोमियो दल बनाकर मंचलों की धरपकड़ की। इस दौरान कई मंचले पुलिस की पकड़ में भी आए। यूपी में सत्ता क्या बदली, शासन प्रशासन का रंग और स्वरूप भी बदलता दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में मजनूओं के खिलाफ एंटी रोमियो दल के गठन की बात कही थी, लेकिन आलम यह है कि भले ही अब तक इसे लेकर कोई आदेश जारी ना हुआ हो, लेकिन पुलिस पर इसका असर दिखाई देने लगा है। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में पुलिस ने महिलाओं और लड़कियों से छेड़खानी करने वाले मजनूओं के खिलाफ अभियान चलाया और कई लोगों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई की। ये जो लड़कियों के स्कूल हैं, तो प्राय देखा गया कि छुट्टियों के समय वहाँ पर कुछ ऐसे लड़के जो रहते हैं, जो बाहर के होते हैं, स्कूल में पढ़ने वाले नहीं होते, बैठे रहते हैं अनावश्यक रूप से छेड़खानी कर। कई बार ये लोग छेड़खानी भी करते हैं, बदतमीजियाँ करते हैं। इनके खिलाफ आज चेकिंग की गई थी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने सरकार गठन के बाद ही बैठक कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि वो सभी तरह के अपराधों पर लगाम लगाएं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी एंटी रोमियो दल का गठन नहीं किया गया, लेकिन इस कार्रवाई को उसकी शुरुआत से जोड़कर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। मेरठ पुलिस ने बीते दिन शहर के कई नामी गर्ल्स स्कूल और कॉलेजों के बाहर एंटी रोमियो अभियान चलाया। पुलिस अधिकारियों ने महिला पुलिस कर्मियों के साथ कॉलेज के बाहर खड़े दर्जनों लड़कों से पूछताछ की और कुछ को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते ही अब पुलिस अधिकारी बीजेपी के घोषणा पत्र के आधार पर काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि महिलाओं छात्राओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को देखते हुए बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में एंटी रोमियो अभियान की घोषणा की थी। अब चूंकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इसलिए पुलिस भी पार्टी के घोषणा पत्र के अनुरूप कार्य कर रही है। मेरठ के आरजे डिग्री कॉलेज, आरजे इंटर कॉलेज, स्माइल डिग्री कॉलेज, मेरठ पब्लिक गर्ल्स स्कूल आदि जैसे नामी कॉलेजों के बाहर पुलिस ने अभियान चलाया और वहां इर्द गिर्द अनावश्यक रूप से खड़े युवकों से पूछताछ की। संतोषजनक जवाब न मिलने पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी ले लिया। पुलिस के पास वो पत्र व्हाट्सएप के मार्फत मेरे पास आया है। उस पत्र की जांच कराई जा रही है। थानाध्यक्षों को साउंड कर दिया गया है और ये इस बात की जांच कराई जा रही है कि वहाँ किसी पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है। पुलिस पहले से भी काफ़ी अलर्ट थी और इस पत्र के आने के बाद लोगों को साउंड कर दिया गया है। सारे थानाध्यक्षों को भी अपने अपने क्षेत्र और बदलते ही निजाम बदल गया है। मेरठ में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये गर्ल्स कॉलेज के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां सरकार बदलते ही जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं ये भी सतर्क हो गए हैं और अब ताव में दिखते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने एक अभियान चलाया है जो बीजेपी के संकल्प पत्र में था, मैनिफेस्टो में था। उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि एंटी रोमियो दल का गठन किया जाएगा, एंटी रोमियो अभियान चलाया जाएगा और ऐसा ही यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। खुर्रम निजामी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, सरकार बदली, पुलिस प्रशासन के तेवर भी यहां पर बदलते नजर आ रहे हैं, निजाम भी बदल चुका है। दिख रहा है कि पुलिस सड़कों पर उतर आई है, छेड़खानी करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। एंटी रोमियो दल का गठन यहां पर किया गया है। मेरठ सहित और भी कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। किस तरह से देखा जाए इन्हें? देखिए हिमांशु, जब निज़ाम बदलता है तो उसके तेवर के हिसाब से पूरा सिस्टम ही बदल जाता है और यही कुछ उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। चाहे वो बूचड़ खाने का मामला हो या फिर एंटी रोमियो स्क्वाड का मामला हो। ये सब के लिए कानून आते हैं, लेकिन उससे पहले ही पुलिस को मालूम है कि प्रायोरिटी क्या है सरकार की, उसके हिसाब से काम करते हैं। और जब उन्होंने तेवर देखे मुख्यमंत्री के तो उनको समझ में आ गया कि तेवर उन्हीं के अनुरूप होगा तभी काम करेंगे अधिकारी मुख्यमंत्री क्या यूं कह लीजिए सरकार के तेवर के हिसाब से काम करते हैं। और जो योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके तेवर देख करके उसी तेवर के हिसाब से अब काम होना शुरू हो गया उत्तर प्रदेश में। दो चीज़ देखने को मिल रही है। एक तो एंटी रोमियो स्क्वाड, कल जिस तरीके से लखनऊ में हजरतगंज एरिया में देखा गया कि जहां पे कॉलेजेस के बाहर जहां पर ऐसे लोग खड़े नजर आए, ऐसे लड़के खड़े नजर आए जिनका कॉलेज से कोई लेना देना नहीं था,
उनकी सघन तलाशी ली गई और ये जांच पड़ताल की गई कि आखिर वो वहाँ खड़े क्यों हैं। अगर उन्होंने जस्टिफाई कर दिया तो उनको जाने दिया और जस्टिफाई नहीं किया तो उनको हिरासत में ले लिया। तो ये साफ बताता है कि निज़ाम बदल चुका है, तेवर बेहद सख्त हैं और उसी हिसाब से अब जो सिस्टम है उत्तर प्रदेश का, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पुलिस है, उसी के हिसाब से काम करना शुरू भी कर दिया है। और अब देखना ये है कि क्या ये तेवर फौरी तौर पर देखने को मिल रहा है या फिर पूरे 5 साल देखने को मिलेगा। हिमांशु, खुर्रम, यही एक बड़ा सवाल यहाँ पर निकल के सामने आता है कि ये सरकार अभी बदली है तो ये 1-2 दिन की कार्रवाई होगी या फिर ये बदस्तूर लगातार जारी रहेगी, क्योंकि महिलाओं के बारे में कहा जाता है जो यहाँ पर लड़कियां हैं, महिलाएं, उनके साथ काफ़ी छेड़छाड़ के मामले सामने आते रहे हैं। पुलिस ज़्यादा कुछ कार्रवाई पहले तक नहीं करी थी, तो ये यहाँ पर ज़रूर देखना होगा कि यहाँ पुलिस की ये 1-2 दिन की कार्रवाई है या बदस्तूर ऐसी जारी रहेगी। खुर्रम, आप हमारे साथ बने रहें, हम लगातार आपसे इस पूरे मामले पर चर्चा करते रहेंगे। बीजेपी के एक और चुनावी वादे के तहत अब बूचड़खाने पर भी कार्रवाई तेज हो गई है। गाजियाबाद में आज 15 बूचड़खानों को बंद कराया गया। ये बूचड़खाने गाजियाबाद के केला भट्टा इलाके में चल रहे थे। वाराणसी में भी आज बूचड़खाने बंद करवाए गए। इसके साथ ही लखीमपुर खीरी में एक बूचड़खाने को सील कर दिया गया। बताया जा रहा है कि यह बूचड़खाना बिना लाइसेंस के चल रहा था। सोमवार को इलाहाबाद में भी 2 बूचड़खाने बंद करवाए गए थे। यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने बूचड़खानों का मुद्दा उठाया था। योगी ने कहा था यूपी में बीजेपी की सरकार आने के बाद अवैध बूचड़खानों को बंद किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी बूचड़खाने बंद करने की बात अक्सर कहते रही हैं। कि जिस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे भारतीय जनता पार्टी के, उसी दिन रात को 12 बजे के पहले एक अध्यादेश लाकर इस प्रदेश में सारे कत्लखाने बंद कर दिए। हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में गाय, बैल, भैंस के खून की नदियां बहे। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में घी और दूध की नदियां बहे। ऐसे में बूचड़खानों को बंद करने की कार्रवाई योगी के एक्शन प्लान का हिस्सा माना जा रहा है। चुनावी नतीजे आने के बाद भी योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चुनाव के वक्त जारी बीजेपी के संकल्प पत्र के तीसरे पन्ने पर अवैध और यांत्रिक कत्लखानों को बंद करने का भरोसा दिलाया गया। कानून की अनदेखी करके चल रहे बूचड़खानों को बंद करना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन सरकार की मंजूरी से चल रहे यांत्रिक कत्लखानों पर ताला लगवाना नई सरकार के लिए आसान नहीं होगा। यूपी के कई जिलों में मशीनी कत्लखाने हजारों लोगों की रोजी रोटी का जरिया है। सिस्टम है कि हमको धंधे में लगाए, हमारे बाल बच्चे जो है क्या करेंगे। हम मजदूर आदमी हैं, मजदूरी हमारा जो है धंधा यही है और कुछ हम कर नहीं पाते हैं। हमारे बच्चे क्या रोड पे आ जाएंगे, क्या बच्चियाँ क्या करेंगी। महंगाई इतनी है कि हमारे लड़के जो है न फीस दे पाएंगे न पढ़ पाएंगे। सरकार बंद कर देगी तो इसकी बहुत बड़ी समस्या आएगी, हम लोग भूखे मरने की कगार पे आ जाएंगे। इन कत्लखानों में हर काम मशीन से होता है। ऐसे कत्लखानों में भैंस का मांस तैयार किया जाता है। देश में महाराष्ट्र के साथ यूपी से ही सबसे ज्यादा मांस निर्यात होता है। ऐसी इकाइयों के पास केंद्र का लाइसेंस भी होता है। ऐसे में सवाल है कि क्या लाइसेंस होने के बावजूद इन कत्लखानों को बंद करवा दिया जाएगा? क्या इस तरह कोई भी फैसला अदालत में टिक पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, APN। हमारे साथ इस खबर पर खुर्रम निज़ामी बने हुए हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। खुर्रम, ये जो बात निकल के सामने आ रही है कि बूचड़खाने बंद हो रहे हैं, मैनिफेस्टो में बीजेपी के संकल्प पत्र में ये चीज़ थी और कई बूचड़खाने यहाँ पर बंद हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ पैरेलली अगर देखा जाए तो विरोध भी देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर जो मीट कारोबारी है उनका ये कहना है कि उनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा, उनके बच्चे अपराधी बन जाएंगे। और ये फैसले आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में कितना टिक पाएंगे? देखिए, तो वक्त ही बताएगा कितना टिक पाएंगे, लेकिन 2 बातें यहाँ देखने वाली बात है। पहली बात यह है कि अमित शाह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा था कि जैसे ही शपथ लिया जाएगा पहली रात को 12 बजे से पहले पूरे उत्तर प्रदेश में सारे कत्लखाने बंद कर दिए जाएंगे। यानी कि उन्होंने लीगल में कोई फर्क नहीं कहा था।
ये पहली बात है, क्योंकि बात होती है सारे कत्ल खाने यानी कि स्लॉटर हाउस बंद कर दिए जाएंगे। दूसरी बात, जो अभी तक कार्रवाई हो रही है वो इलीगल बूचड़ खाने हैं या स्लॉटर हाउस जो कहते हैं उन पर हो रही है। वो लाजमी है और जायज़ भी है कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपका परमिशन नहीं है, तो आप ऑपरेट आखिर कैसे कर रहे हैं। पिछली सरकार ने क्या किया ये अलग बात है, लेकिन मौजूदा सरकार ने उनको बंद किया, ये भी समझ में आ रही बात, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो दूसरी बड़ी दिक्कत है वो ये है कि जब बंद कर रहे हैं आप, तो रिहेबिलिटेशन जो लोग वहाँ काम करते हैं, जिनका ये पुश्तैनी काम है, अगर वो कहाँ जाएंगे, तो ये भी देखना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि सरकार जब कोई कदम उठाती है उसका रिपरकेशन होता है, उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और साइड इफेक्ट यहाँ पर बेरोजगारी है, उसको भी देखना बड़ी बात होगी कि किस तरह सरकार डील करती है। और तीसरी अहम बात यह है कि अभी जो बंद किए गए हैं, चाहे करेली के इलाहाबाद करेली का हो, अटाला का हो या कानपुर की आप बात करिए, वहाँ का जो बूचड़ खाना बंद किया गया है, उसमें तकरीबन ऐसे जिनको पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनको बंद होना चाहिए, लेकिन अब तक बंद नहीं होते। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन भी कराया है राज्य सरकार ने, योगी सरकार ने। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि जो कहा गया था कि सारे कत्ल खाने यानी कि सारे स्लॉटर हाउस बंद कर दिए जाएंगे, अब देखना ये क्या ये भी एक चुनावी जुमला था, क्योंकि अमित शाह ने कह तो दिया था कि हम सारे कत्ल खाने बंद कर देंगे, यहाँ खून की नदियां नहीं, गाय भैंस के उनके खून की नदियां नहीं, बल्कि यहाँ पर दूध की नदियां बहेंगी। अब देखना यही होगा कि क्या सारे स्लॉटर हाउस बंद किए जाएंगे जिनके पास परमिशन है, जिनके पास वैलिड लाइसेंस है और इन्हें ऑपरेट करने की इजाजत है लीगली, क्या अब उन पर कैसे रोक लगाएंगे। तो ये भी देखने वाली बात है। एक प्रदूषण की बात भी आती है कि जिस तरीके से स्लॉटर किया जाता है, तो जो चीजें निकलती है उसको लोग घूमती है, उसको तमाम नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, उन पर रोक कैसे लगेगी। अगर वो लीगल है उसके बाद उन पर रोक लगेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत सामने आ रही है वो ये है कि जो इलीगल स्लॉटर हाउसेस थे, वहां से जो लोग रोजगार में लगे थे, क्या उनका रिहेबिलिटेशन का कोई इंतजाम किया है सरकार ने। क्या ऐसे भी स्लॉटर हाउस है जिनको लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हो पा रहा था किन्हीं कारणों की वजह से, जबकि उनका होना चाहिए था, टाइम की वजह से नहीं हो रहा था, क्या उनका रिन्यूअल करने का भी गौर किया जाएगा। ये भी देखने वाले तो होगी कि जिनका लाइसेंस एक्सपायर कर गया है, आप उनको रिन्यू कैसे करते हैं। ऐसे तमाम यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि वो पिछले 1.5-2 साल से चक्कर काट रहे हैं कि उनके लाइसेंस को रिन्यू कर दिया जाए ताकि वो अपना काम लीगली कर सके, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो ये भी एक पक्ष है जो सरकार को देखना पड़ेगा, नहीं तो दूसरी बड़ी समस्या है जो बेरोजगारी की, वो सामने खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल, यानी सरकार को ये भी देखना होगा कि एक तरफ अगर कार्रवाई की जाएगी तो दूसरी तरफ कोई वैकल्पिक व्यवस्था इन लोगों के लिए की जाती है या नहीं की जाती है। शुक्रिया खुर्रम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सेना के अफसरों को एक पत्र मिला है जिसमें मेरठ जिले के डीएम बी चंद्रकला और कमिश्नर आलोक सिन्हा के आवास को उड़ाने की धमकी दी गई है। पत्र में दावा किया गया है कि इसे जैश ए मोहम्मद की ओर से भेजा गया है। डीएम बी चंद्रकला की गिनती देश के तेज तर्रार आईएएस अफसरों में होती है। पत्र मिलने के फौरन बाद डीएम और कमिश्नर आवास की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस प्रशासन इस मामले की जांच में जुट गया है। मेरठ के एसएसपी जे रविंद्र गौड़ ने बताया कि मामले की जांच COLIU को दी गई है। शुरुआती जांच में किसी शरारती तत्व का काम लग रहा है जो सनसनी फैलाना चाहता है। पुलिस के पास वो पत्र व्हाट्सएप के मार्फत मेरे पास आया है। उस पत्र की जांच कराई जा रही है। थानाध्यक्षों को साउंड कर दिया गया है और ये इस बात की जांच कराई जा रही है कि वहाँ पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए। तो अधिकारियों की सुरक्षा यहां पर बढ़ा दी गई है। जिलाधिकारी को धमकी भरा यहां पर जो खत है वो मिला है जिलाधिकारी को, और डीएम और कमिश्नर को जैश ए मोहम्मद का यहां पर ये पत्र मिला है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवीण चौहान इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रवीण, किस तरह का ये खत मिला है, किसको मिला है और क्या कार्रवाई अभी तक की गई है? जी, आपको मैं बता दूं कि जिला अधिकारी को इस तरह का ये पत्र मिला है और जिला अधिकारी को ये पत्र जैसे मोहम्मद की तरफ से दिया गया है। ये जो पूरी तरह से पत्र अभी अधिकारी ये कह रहे हैं कि इसकी अभी जांच चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस संदिग्ध पत्र में पूरी तरह से लिखा हुआ है कि ये हाफिज सईद के आदमी है और साथ ही इन्होंने इसमें लिखा है कि सेना क्षेत्र की पूरी तरह से वीडियोग्राफी कर ली गई है और साथ इसमें जो कैंप की पूरी जानकारी इस तरह से उन्होंने दी है कि हम यहाँ पहुंच गए हैं। और जिला अधिकारी जो है बी चंद्रकला, उसका जो शहर है वो पूरी तरह से अंगारों पर है।
इस तरह की इसमें बात की गई है। लेकिन जब जिलाधिकारी से इस मामले में बात की गई तो उन्होंने इस बात को सीधे सीधे जो अधिकारी हैं, एसएसपी हैं, उनके ऊपर डाल दिया कि वो अपने आप कार्रवाई करेंगे, अपने आप जांच करेंगे और वही इस पूरे मामले को देखेंगे। जब इस तरह का मामला होता है, इससे पहले भी मामले हुए हैं, संजीव सोम को धमकी दी गई है और उस धमकी भरे अंदाज में अगर बात करें, जो अंदाज था इससे पहले भी इसी तरह के वो अंदाज रहे हैं, लेकिन आज तक किसी तरह के इस पत्र की कोई जांच साफ निकल कर सामने नहीं आई है कि क्या कार्रवाई हुई है, क्या होना है। और अब भी इस तरह का ये मामला जब जिला अधिकारी से जुड़ा हुआ है और अधिकारी इसमें भी अभी स्पष्ट कोई बात नहीं कह रहे हैं, यानी स्पष्ट कोई बात नहीं कह पा रहे हैं कि क्या है, क्या कहां से आया है, साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता। हालांकि ये किसी शरारती तत्व का भी काम हो सकता है, लेकिन गंभीरता से लिया जा रहा है। शुक्रिया प्रवीण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश के नए सीएम फुल एक्शन मोड में है, लेकिन अफसरान अभी तक अलसाए हुए हैं। यूपी में नई सरकार के गठन के बाद ही प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया था कि अधिकारी समय से अपने दफ्तर पहुंचे, लेकिन प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में अधिकारियों पर प्रमुख सचिव के इस दिशा निर्देश का कोई खास असर नहीं पड़ता दिखाई दे रहा है। पेश है एपीएन की खास रिपोर्ट। यूपी की सत्ता संभालते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने सुस्त सरकारी तंत्र को चुस्त बनाने का बीड़ा उठाया था। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव राहुल भटनागर ने भी अधिकारियों को अपने कामकाज और रवैये में परिवर्तन लाने का निर्देश दिया था, लेकिन लगता है कि मुख्यमंत्री के एक्शन मोड का अधिकारियों पर कोई असर नहीं पड़ा। मामला प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र काशी का है, जहां सुबह 10:30 बजे तक भी अधिकारी अपने दफ्तर पर नहीं पहुंचे। एपीएन ने सरकारी दफ्तरों का रियलिटी चेक किया और जो दृश्य सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। एपीएन ने नगर निगम के अधिकारियों की पड़ताल की और पाया कि अधिकारी गहरी नींद में सोते दिखे। वहीं चपरासी साहब बचाते सुने गए। सर हैं हाँ। फील्ड पर हैं, फील्ड पंप पे हैं। अच्छा, पंप पे है। साहब ये सब लोग गाड़ी उड़ी सब आई गई है। अच्छा, ठीक ठीक। ऐसा नहीं था कि वाराणसी नगर निगम के सिर्फ नगर आयुक्त साहब ही अपने दफ्तर से गायब थे, बल्कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी भी अपने दफ्तर से नदारद दिखे। अब व्यवस्था का नजारा यहीं पर खत्म नहीं होता। बिजली और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी लापरवाह रवैया अख्तियार किए हुए हैं। विद्युत वितरण निगम के अधिशासी अभियंता तो दफ्तर दिन के 11 बजे के बाद पहुंचे। स्वच्छता, चिकित्सा और बिजली से जुड़े अधिकारियों के कामकाज करने का तरीका बेहद हैरान कर देने वाला है। अब देखना होगा कि योगी की सख्ती क्या इन आराम पसंद अफसरानों की नींद उड़ाएगी। गौरव शर्मा, एपीएन, वाराणसी। कई दशक से चले आ रहे राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम टिप्पणी करते हुए सुझाव दिया कि ये मुद्दा कोर्ट के बाहर बातचीत से हल किया जाना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस जगदीश सिंह खेहर ने कहा कि दोनों पक्षों को मिल बैठकर इस मुद्दे को बातचीत से हल उसका निकालना चाहिए। सर्वोच्च अदालत का कहना है कि जरूरत पड़ने पर वो दोनों के बीच मध्यस्थता को भी तैयार हैं। मैं आदित्यनाथ योगी। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनने के बाद नजरें अब उसके बड़े एजेंडे पर हैं। किसान कानून व्यवस्था, रोजगार, इन सब मुद्दों पर सरकार अपनी कवायद में तेजी बरतती दिख रही है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि 325 विधायकों के साथ बनी इस सरकार का रुख राम मंदिर मामले पर क्या होता है। मंदिर मस्जिद विवाद मामले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी सलाह सामने आई। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस जेएस खेर ने ये सलाह बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दी, जिसमें स्वामी ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम मंदिर का मामला धर्म और आस्था से जुड़ा है। ये एक संवेदनशील मसला है, इसलिए दोनों पक्ष आपस में मिलकर इस मामले को सुलझाएं। अगर जरूरत पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट के जज मध्यस्थता को तैयार हैं। सुझाव है कि सरयू नदी के उस पार एक मस्जिद बने और यह सारा जो राम जन्मभूमि है वो राम मंदिर के लिए सौंपा जाए। तो ये हम चाहते हैं कि न्यायाधीश एक मीडिएटर, ये जो मध्यस्थ करने के लिए कोई एक न्यायाधीश का नाम सुझाए और मैं आशा करता हूं कि अगले फ्राइडे में ये
फैसला कोर्ट की तरफ से अपेक्षित है। स्वामी के मुताबिक उन्होंने कोर्ट में अपनी बात रखते हुए कहा कि राम जहां पैदा हुए मंदिर वहीं बन सकता है, जबकि मस्जिद कहीं भी बन सकता है। नमाज सड़क पर भी पढ़ी जाती है, इसलिए हमें उम्मीद है कि मुस्लिम समुदाय इस सकारात्मक प्रस्ताव पर विचार करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उभरा है कि मामले में सहमति बनाने के लिए दोनों पक्ष आगे कैसे बढ़ेंगे। मंदिर का निर्माण होना है, उसके तीनों रास्ते खुले हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा हो, वार्तालाप के द्वारा हो या न्यायालय के फैसले के द्वारा हो। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद मीडिएट करें, हमें उन पर भरोसा है। वो कोई टीम नॉमिनेट करे सुप्रीम कोर्ट जजेस की, उन पर भी भरोसा है। वो हियरिंग करें, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए वो हमसे कहेंगे तो हम नहीं जा सकते हैं, और वो उसके लिए कोई ऑर्डर पास करेंगे तो उस पर गौर करेंगे। हम लोग तो चाहते थे, इससे पहले 1 साल पहले चाह रहे थे कि कोई हिंदू मुसलमान में कोई ऐसी आपसी बातचीत बन जाए कि इसका समझौता हो जाए, लेकिन मामला कोर्ट में है। जब तक कोर्ट भी नहीं चाहेगा और हिंदू मुसलमान दोनों चाहें, समझौता संभव है। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बहुमत से फैसला दिया था कि जिस जगह पर राम की मूर्ति स्थापित है वहाँ मूर्ति ही रहेगी और बाकी जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा। इसमें से एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का फैसला किया गया था। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को बातचीत के लिए 31 मार्च तक का समय दिया है। सचिन भाटिया के साथ दिशा बेस्ट, APN। राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के सुझाव का कुछ राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है, जबकि कुछ और ने कोर्ट से मामले की सुनवाई पूरी करने की अपील की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर मुद्दे पर संबंधित पक्षों को आम सहमति बनाने पर जोर दिया, जबकि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर किसी भी तरह की बातचीत से असहमति जताई। ओवैसी का आरोप है कि याचिकाकर्ता और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने जानबूझकर कोर्ट को ये जानकारी नहीं दी कि इससे पहले भी 6 बार इसी तरह की कोशिशें की जा चुकी हैं जो असफल हुई। ओवैसी ने कहा कि अब पर्सनल लॉ बोर्ड यह फैसला कर चुका है कि वो किसी से भी बातचीत नहीं करेगा और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में रोजाना सुनवाई करने की अपील की। अयोध्या में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी को लेकर सियासत गर्म रही। बीजेपी और कांग्रेस ने जहां इस पर सधी प्रतिक्रिया दी, तो वहीं कुछ नेताओं ने सुनवाई की पैरवी की। बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम प्रमुख दलों ने अपने बयान में राम मंदिर को लेकर आपसी बातचीत पर जोर दिया। राम मंदिर बनना करोड़ों लोगों की आस्थाओं का केंद्र है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। और उसके मार्ग प्रशस्त होने में भगवान राम भी तो कुछ अपने प्रयास करेंगे और भगवान राम का आदेश होगा और हम चाहेंगे कि एक भव्य राम मंदिर वहां बने, लेकिन संवैधानिक ढांचे में या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुझाए गए रास्ते पर। कि संवाद और सद्भाव इस देश की गंगा जमुनी तहजीब का हिस्सा है। अगर दोनों समाज के लोगों में आम राय से सहमति बनती है और यह शांति बनाए रखने और सामाजिक सद्भाव का सबसे अच्छा रास्ता होगा। कोई ना कोई फार्मूला निकल जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अयोध्या है, लेकिन अयोध्या का समाधान राष्ट्रव्यापी होगा और विश्वव्यापी होगा। इसलिए ऐसा समाधान निकलना चाहिए जिसमें कि हजारों साल तक इस समाधान की जय जयकार हो। कोशिश लेकिन ईमानदारी पूर्वक होनी चाहिए और कोई ऐसा पक्ष हो, सरकार तो नहीं लगता है कि वो ईमानदारी से प्रयास कर सकती है। कुछ दल राम मंदिर पर आपसी सहमति की बात से किनारा करते भी दिखे। उन्होंने कोर्ट से इस मामले की सुनवाई पूरी करने की अपील की। पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला लिया है कि किसी से कोई बातचीत नहीं होगी। हम सुप्रीम कोर्ट से, पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि रोज इसकी अपील की सुनवाई करिए, तो हम सुप्रीम कोर्ट का पूरा यकीन करेंगे। देखिए, बातचीत के जरिए हल नहीं निकला तभी तो गया कोर्ट पे। मामला कोर्ट पे क्या है कि उस जमीन का मलकियत किसके पास है, वो है कानूनी मसला जिसके बारे में कोर्ट को राय देनी है। तो वो अपना राय दे, उसके बाद ही तो आगे बढ़ेगी बात। राम मंदिर का मामला धर्म और आस्था से जुड़ा है, इसलिए कोर्ट फैसले से पहले आपसी सहमति की कोशिश चाहता है। अदालत का फैसला जमीन के मालिकाना हक को लेकर हो सकता है, लेकिन ये करोड़ों लोगों के आस्था का प्रश्न भी है। ऐसे में कोर्ट चाहता है कि फैसला आपस में मिल बैठकर हो तो ज्यादा अच्छा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। अब आइए एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामला और इसको लेकर क्या विवाद कब से चला आ रहा है।
दावा किया जाता है कि सन 1528 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ। इस मस्जिद का निर्माण एक ऐसे स्थल पर हुआ जिसे हिंदू अपने आराध्य देवता राम का जन्म स्थान मानते हैं। मुगल सम्राट बाबर ने ये मस्जिद बनवाई। करीब 325 साल बाद 1853 में विवादित स्थल पर सांप्रदायिक दंगे हुए। 6 साल बाद 1859 में ब्रिटिश शासकों ने विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी और परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की इजाजत दी। 1949 में भगवान राम की मूर्तियां बाबरी मस्जिद में पाई गईं। मुसलमानों ने इस पर विरोध व्यक्त किया और अदालत में मुकदमा दायर किया। सरकार ने स्थल को विवादित घोषित करके ताला लगा दिया। 1984 में कुछ हिंदुओं ने राम मंदिर के निर्माण के लिए समिति का गठन किया और अभियान का नेतृत्व लाल कृष्ण आडवाणी ने संभाला। 1986 में जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को पूजा करने के लिए विवादित स्थल से ताला खोलने का आदेश दिया। मुसलमानों ने विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज किया और विवादित स्थल के नजदीक राम मंदिर की नींव रखी। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने देशव्यापी रथ यात्रा की शुरुआत की। साल 1991 में रथ यात्रा का फायदा बीजेपी को हुआ और वो यूपी की सत्ता में आ गई। मंदिर बनाने के लिए देश भर से ईंटें भेजी गई। 6 दिसंबर 1992 के दिन हजारों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद ढहा दी, जिसके बाद सांप्रदायिक दंगे हुए। 1992 में न्यायमूर्ति लिब्रहान की अध्यक्षता में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की जांच के लिए आयोग का गठन किया गया। 2002 में विवादित स्थल पर सैकड़ों श्रद्धालुओं का जमावड़ा शुरू हुआ। हाईकोर्ट ने एएसआई को इस बात की जांच करने के लिए कहा कि 1528 में पहले वहां मस्जिद थी या नहीं। 2002 सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि अयोध्या में यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी। सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन पर शिला पूजन की अनुमति नहीं होगी। अदालत के फैसले को माना जाएगा। 2003 एएसआई ने कहा कि मंदिर अवशेष के सबूत हैं। 2003 में ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की विवादित स्थल पर पूजा पाठ की अपील को ठुकराया। 2009 बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले की जांच कर रहे लिब्रहान आयोग ने 17 साल बाद अपनी रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी। 2009 रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश की गई। रिपोर्ट में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दोषी माना गया, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को क्लीन चिट दी गई। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अयोध्या विवाद पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में अयोध्या के विवादित स्थल को राम जन्मभूमि करार दिया था। हाई कोर्ट ने 2.78 एकड़ जमीन का बंटवारा कर दिया था। इस जमीन को 3 हिस्सों में बांटा गया, जिसमें एक हिस्सा हिंदू महासभा को दिया गया, जिसमें राम मंदिर बनना था। दूसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया, जबकि विवादित स्थल का तीसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिया गया था। 2011 सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। वहीं आपको ये भी बता दें, अयोध्या में विवादित परिसर में विराजमान रामलला के मुख्य आर्चक आचार्य सत्येंद्र दास ने राम मंदिर निर्माण में सुप्रीम कोर्ट की सुलह की पहल का स्वागत किया है। कोर्ट की पहल का स्वागत करते हुए दास ने कहा कि कोर्ट की इस पहल से एक नई उम्मीद जागी है, जिसका सभी को स्वागत करना चाहिए। जो समस्याएं अड़चन कहाँ पड़ा है और क्यों पड़ा है, उसको हटा करके और आपसी समझौता कर लें। इतनी अच्छी पहल दूसरा कोई हो नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट के विचार जो आए हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय है। सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर पर मध्यस्थता किए जाने के निर्देश पर सपा के फायर ब्रांड नेता आजम खान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक अच्छी पहल है, लेकिन ये समझौता मजहबी लोग ही करा सकते हैं। आजम ने आगे कहा कि योगी जी शुरुआत कर रहे हैं तो मजहबी लोग ही इस समझौते को करा सकते हैं। इस मामले में उलेमा काउंसिल, जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी, एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, बरेली के इस्लामी पार्टी के तौकीर रजा से बात की जानी चाहिए। अगर ये लोग तैयार हैं तो किसी मुसलमान को कोई परेशानी नहीं है। हाँ, अच्छी पहल है और इसकी जाहिर है क्योंकि धार्मिक लोगों ने शुरुआत की है, योगी जी शुरुआत कर रहे हैं, तो मजहबी लोग ही इसमें समझौता करा सकते हैं। मुसलमानों के बहुत बड़े लीडर हैं ओवैसी साहब, उनसे बात करें। ये बरेली से हमारी एक इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके तौकीर रजा खां हैं, इनसे बात करें। अगर ये लोग तैयार हैं तो जाहिर है हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्या परेशानी है।
अजमेर ब्लास्ट मामले में आज दोषियों के खिलाफ सजा सुनाई जाएगी। आपको बता दें कि एनआईए ने मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखते हुए आज सजा का ऐलान करने की बात कही थी। इस मामले में भावेश पटेल, देवेंद्र गुप्ता नाम के 2 आरोपियों के खिलाफ सजा सुनाई जानी है। इससे पूर्व गुरुवार को ही सजा का ऐलान होना था, लेकिन फैसला शनिवार तक के लिए टाल दिया गया था। मामले में विशेष न्यायाधीश दिनेश गुप्ता ने आरोपी देवेंद्र गुप्ता, भावेश पटेल और सुनील जोशी को दोषी करार दिया था। इसमें सुनील जोशी की मौत हो चुकी है। नगर मुख्य चुनाव चिन्ह को लेकर आज फैसला होना है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने सुनवाई को लेकर पार्टी के दोनों ही दलों को बुलाया है। आपको बता दें कि शशिकला और पनीर सेल्वम दोनों ही गुट के लोग 12 अप्रैल को आर के नगर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ना चाहते हैं और दोनों ही गुटों ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार रखा है। पनीर सेल्वम और शशिकला की बात की जाए तो दोनों ही गुट ने चुनाव चिन्ह को लेकर अपनी मांग रखी है और इस पर आज फैसला होना है। नगर के चुनाव चिन्ह पर आज फैसला होगा। चुनाव आयोग आज चुनाव चिन्ह पर फैसला करेगा। दोनों ही गुटों ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार रखा है और सुनवाई के लिए नगर के दोनों गुटों को बुलाया गया है। शशिकला और पनीर सेल्वम में उपचुनाव को लेकर ये तकरार जारी है। बढ़ते आगे, यूपी सरकार में विदेश मंत्री रहे पूर्व कांग्रेसी नेता और कर्नाटक के सीएम रहे एस.एम. कृष्णा आज बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल होंगे। बता दें कि कृष्णा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं, जिसके बाद येदियुरप्पा ने उनको बीजेपी में शामिल होने का न्योता भेजा था। दिल्ली में एमसीडी चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में सियासी घमासान जोरों पर है। आपके 200 से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पूरे ताने बाने पर पेश है ये रिपोर्ट। एमसीडी चुनाव के लिए दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। साथ ही दल बदल का खेल भी लगातार जारी है। एमसीडी चुनाव से ठीक पहले 200 से ज्यादा आप पदाधिकारी और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। इस मौके पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने आप पर जमकर हमला बोला। अलग अलग जिलों से और इवन जो सरकार में SC ST के जो मेंबर बने हैं वो भी कह रहे हैं कि हमें मेंबर तो बना दिया लेकिन मेरी कुछ सुध नहीं ले रही है दिल्ली की सरकार, यहाँ के चीफ मिनिस्टर। बीजेपी में शामिल होने वालों में आम आदमी पार्टी के कई पदाधिकारी भी हैं। बीजेपी में शामिल कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी पर भेदभाव का आरोप लगाया। विंग का अध्यक्ष था मैं किराड़ी से, उनकी सियासी नाइंसाफी और लोगों के साथ गंदी सियासत, सिर्फ पैसे वाली पार्टी बन के रह गई है वो एक। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको खूब समर्थन देने वाले ऑटो चालक भी इस बार वादे पूरे नहीं होने पर आपसे नाराज नजर आ रहे हैं। 22 अप्रैल को दिल्ली के तीनों नगर निगमों के चुनाव होंगे, जबकि 25 अप्रैल को वोटों की गिनती होगी। योगेश सोमकुमार, दिल्ली, APN। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के बाद अब कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को लेकर दौड़ तेज हो गई है। कई दिग्गज नेता अपनी अपनी दावेदारी में लगे हैं। इसी कड़ी में हल्द्वानी से विधायक इंदिरा हृदयेश बीते दिन दिल्ली पहुंची, जहां उन्होंने कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं से बातचीत की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल के पास। योगेश, इंदिरा हृदयेश की बात की जाए, दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष को लेकर यहाँ पर मंथन जारी है, क्या कुछ रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है? बिल्कुल, कल जब विधानसभा में 68 जो विधायक हैं उन्होंने गोपनीयता की शपथ ली, तो उसके बाद एक बहस और खड़ी हो गई कि आखिर कांग्रेस की जो वरिष्ठ नेता है, नेत्री हैं जो इंदिरा हृदयेश, वो नहीं पहुंची, उन्होंने शपथ नहीं ली। तो एक बहस छिड़ गई है। कहा जा रहा है कि जो इंदिरा हृदयेश हैं वो नेता प्रतिपक्ष बनना चाहती हैं, तो नेता प्रतिपक्ष के लिए उन्होंने दिल्ली में जो है अपनी दिल्ली में जो हाईकमान से मिलने गए हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को लेकर एक बहस छिड़ी है कि आखिर नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। उसको लेकर वो दिल्ली में जो है वरिष्ठ नेता जब बात करें तो वो पहुंच रखे हैं। उनमें से एक इंदिरा हृदयेश भी थी।
अब तो ये देखना होगा कि आखिर नेता प्रतिपक्ष कौन रहेगा, लेकिन फिलहाल जो है दावेदारी इंदिरा हृदय ने भी अपनी पेश कर दी है। इसकी वजह से जो है उन्होंने कल जो है गोपनीयता बिल्कुल, चलिए ये जरूर देखना होगा कि यहाँ पर इंदिरा हृदय अपनी बात पूरी कर पाती है कि नहीं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। एपीएन की खबर का असर हुआ है। 24 विद्यालयों को नोटिस दिया गया है। खुलेआम नकल के मामले में नोटिस दिया गया है। आपको बता दें कल इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जहां छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, नकल कराई जा रही थी छात्रों को और खुद शिक्षक इस नकल को करवाते हुए नजर आ रहे थे और एपीएन ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। अब एपीएन की खबर का असर हुआ है। 24 विद्यालयों को यह नोटिस दिया गया है। खुलेआम नकल के मामले में नोटिस दिया गया है। जीएम ने यह नोटिस दिया है। कन्हैया लाल हमारे साथ है, इसी खबर पर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कन्हैया, एपीएन ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और अब असर हुआ है, लेकिन कितना बड़ा असर इसे माना जाए? जी बिल्कुल, हमारे को बहुत बड़ा असर है, क्योंकि हम लगातार अपने चैनल पर लगातार इस खबर को दिखा रहे थे कि किस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और मथुरा के ज्यादातर जो परीक्षा केंद्र खुलेआम नकल हो रही है। उसके बाद जो एक सेंटर है वो डिवाइड भी किया गया और एक परीक्षा निरस्त भी कर दी गई है। उसके बाद अब जिला प्रशासन हरकत में आया है और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 24 विद्यालयों को नोटिस दिया गया है और नोटिस में पूछा गया है कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए, आप खुलेआम नकल करा रहे हैं, क्या शिक्षा का स्तर आपके इन कार्यों से नहीं गिर रहा है। तो बड़ी कार्रवाई इसको माना जा सकता है और उसके बाद आने वाले समय में इसका असर भी दिखेगा। ये सिर्फ जो केंद्र पर स्थित शिक्षक है उन्हीं के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है या फिर जो शिक्षा विभाग में जो अधिकारी हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है मॉनिटरिंग करने की, जो इन केंद्रों की मॉनिटरिंग नहीं करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? हिमांशु, जो नोटिस जारी किया गया है उसमें सबसे बड़ी जो बिंदुवार बातें जो खोली गई हैं उसमें कहा गया है कि जो मजिस्ट्रेट जिसके लिए लगाए गए हैं, जो चेकिंग के लिए लगाए गए हैं, उनको भी इसमें संलिप्त किया गया है। सारे जो विद्यालय प्रबंधन और विद्यालय का जो पूरा स्टाफ है उसको भी इसमें जिम्मेदार ठहरा गया है। तो जो स्टेटिंग मजिस्ट्रेट जो लगाए जाते हैं, जो फ्लाइंग स्पॉट में होते हैं, जो देखरेख में उनकी परीक्षा होती है, वो भी इसमें जिम्मेदार है। अगर कहीं भी अब गड़बड़ी पाई गई तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कन्हैया, इस जानकारी के लिए। तो एपीएन की खबर का यहां पर असर हुआ है और खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन जागा है और डीएम ने अब कार्रवाई का मन बना लिया है शिक्षकों पर जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो बेकअप जिंदगी में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।